आए तो थे विदेश से, मगर उस पीरियड में नहीं आए जिस पीरियड में राखी गढ़ी की सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। और उस सिविलाइजेशन की जो डेड बॉडी मिली, उस डेड बॉडी में तुम लोगों का डीएनए नहीं मिल रहा है। उसका वजह यह है कि तुम उस समय भारत में आए ही नहीं थे, उसके बाद में तुम लोगों का आगमन। दूसरा ब्राह्मण और दूसरी थियरी पर प्रचार कर रहे हैं। और थियरी कौन सी है? और थे नहीं, इधर ही थे। यहां से हम यूरेशिया गए, फिर यूरेशिया से आए, यहां से गए फिर यूरेशिया गए, यूरेशिया जाकर फिर आए। मतलब ये थियरी समझो आप लोगों को, ये थियरी कह रहे हैं। तो हमारा कहना है ठीक है, आने का सबूत मिल रहा, जाने का आ जाए। इसलिए बात बता रहा हूं कि तुम यहां आए तो थे विदेश से, मगर उस पीरियड में नहीं आए जिस पीरियड में राखी गढ़ी की सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। और उस सिविलाइजेशन की जो डेड बॉडी मिली, उस डेड बॉडी में तुम लोगों का डीएनए नहीं मिल रहा है। उसका वजह यह है कि तुम उस समय भारत में आए ही नहीं थे, उसके बाद में तुम लोगों का आगमन। दूसरा ब्राह्मण और दूसरी थियरी पर प्रचार कर रहे हैं। और थियरी कौन सी है? और थे नहीं, इधर ही थे। यहां से हम यूरेशिया गए, फिर यूरेशिया से आए, यहां से गए फिर यूरेशिया गए, यूरेशिया जाकर फिर आए। मतलब ये थियरी समझो आप लोगों को, ये थियरी कह रहे हैं। तो हमारा कहना है ठीक है, आने का सबूत मिल रहा, जाने का है? आप लोगों को यूरेशिया में तुम गए थे, कुछ लोग वहां मर गए थे, तो वहां तुम्हारी डेड बॉडी मिली। हां, ला है? ऐसा कोई सबूत है? ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, केवल प्रचार है, मिस प्रोपेगेंडा है, मिल नहीं रहा। तो ये बात मानने वाली नहीं है, मानी नहीं जा सकती। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। शिंदे को ये लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, आरएसएस उसके बैकिंग में है, तो वो ये प्लान बनाकर क्या करे कि कुछ लोगों को लालच देकर, उसको पद देकर, उसको प्रतिष्ठा देकर, उसको पैसा देकर उससे लिखवा रहे। मगर दुनिया में जो 10 यूनिवर्सिटी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर की जो दुनिया की यूनिवर्सिटी है, वहां जो एक्सपर्ट लोग हैं दुनिया के, एक भी यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट इनकी बात को नहीं मान रहे, शिंदे की बात को नहीं मान रहे। शिंदे डीएनए का, जितना डीएनए को मेरे को जानकारी है उतनी ही शिंदे को है। डीएनए का उसका कोई लेना देना नहीं, उसके बाप दादा का भी कोई लेना देना नहीं। बराबर है ना पवार जी? डीएनए वो नहीं, पुरातत्व का है वो। अब हमारे लोगों को डीएनए और पुरातत्व में क्या फर्क है, ये भी बहुत सारे हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। डीएनए क्या है, पुरातत्व क्या है, दो अलग बातें हैं। मगर पुरातत्व में जो प्रमाण मिलता है वो बहुत ठोस एविडेंस माना जाता है। उसको, पुरातत्व के एविडेंस को ठोस एविडेंस माना जाता है। ब्राह्मणों को पहले ही मालूम हो गया था ये राखी गढ़ी में उनका डीएनए मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी पुरुष के डीएनए का टेस्ट ही नहीं किया, औरतों का किया। अब औरतों के बारे में उनको पहले ही मालूम है कि औरतें तो हमारे साथ आई ही नहीं। सारी औरतें भारत से जनरेशन को पैदा करने के लिए यहां से उन्होंने उठाई, तो टेस्ट करने के लिए जो कंकाल मिले उन कंकालों में महिलाओं के कंकाल का उपयोग किया। बराबर है विलास? हाँ, और अखबारों में पुरुषों के बारे में प्रचार करते रहे, मीडिया उनके पास है। तो इतनी सारी बातें हो रही है और इतनी सारी बातें हम लोग पकड़ रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं, और हमारे अलावा चोर को पकड़ने वाला भारत में कोई है ही नहीं। हमारे पास ही इसका ज्ञान है, किसी के पास भी इसका कोई ज्ञान नहीं है।
तो ये महत्वपूर्ण बात जो है मैं खास तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए शिंदे जो कर रहे हैं, शिंदे जो कुछ कर रहे हैं वो क्रिमिनल का काम है। शिंदे जो कर रहे हैं वो क्रिमिनल का काम है। तो मैं आज से शिंदे को क्रिमिनल कहता हूं। ये शिंदे जो है क्रिमिनल आदमी है। अब आखिरी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। आखिरी बात यह है कि आरएसएस के लोगों ने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है। आरएसएस के लोगों ने संविधान के विरोध में काम किया है। संविधान के विरोध में काम करने की वजह से संविधान की प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में पड़ गई। संविधान के विरोध में उन्होंने काम किया। इसलिए मैं आज ये ऐलान करता हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे और कानून और संविधान के दायरे में लेके जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और सारे देश भर से 2022 है, फिर 2023 को भी लेके जाएंगे। 2 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, 24 को लेके जाएंगे 5 लाख हो सकता है, 25 को आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, 10 लाख लेके जाएंगे। शताब्दी वर्ष है ना आरएसएस का, तो 10 लाख लेके जाएंगे। हाँ, जय हिंद ने अभी ये रैली निकाली है, ऐसा हमारे पास में ये फोटो आया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसको रैली निकालने का अधिकार है। और जय हिंद को मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी आओ और महाराष्ट्र में भी आ जाओ। हम आपको रैली निकालने के लिए, अगर महाराष्ट्र की पुलिस परमिशन नहीं देती है तो आपके लिए हम लोग ये करेंगे, निकालो रैली, फरसा लेकर निकालो। भीमापुरे गांव मत जाना, उधर मत जाना, निकालो, हमें कोई इतराज नहीं है। और कौन डरने वाला है भाई? है? कफन बांध करके हम लोग निकले हुए हैं, किसकी क्यों डर रहे हैं? डर का और वामन मेश्राम का कोई संबंध नहीं है। डर का और वामन मेश्राम का कोई आपस में संबंध नहीं है। तो हम डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग, ये सारा देश भर में ये सारा हो रहा ना, तो आरएसएस के लोग कर रहे, तो इधर उधर करने के बजाय हमने निर्णय किया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर। बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे, नाक दाबो तो मुंह खुलता है। क्यों? ऑक्सीजन या तो नाक से लेना पड़ता है या तो मुंह से लेना पड़ता है। दोनों बंद रखेंगे तो ऑक्सीजन लेना ही बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन इंटेक बंद हो गया तो आदमी मर जाएगा। तो नाक दबाओ तो मुंह खुलता है, मुंह दबाओ तो नाक खुलता है। यानी ये बाबा साहब ने लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी नागपुर में उनका नाक है, नहीं हेडक्वार्टर उधर है ना, वो उधर जाएंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से। और 2025 को 100 साल हो रहे आरएसएस को, जाएंगे वहां जाएंगे। 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट की इधर चुनाव होगा देश में, तो पूरी ताकत लगाएंगे कि इनकी सरकार सेंट्रल में ना बने। इसके लिए भी काम करेंगे। अभी आप लोगों को मालूम हुआ कि कई बार हम लोगों ने भारत बंद किया, कई बार भारत बंद किया, और भारत बंद हमारे लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में भी भारत बंद का कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। तो मैं ये आखिरी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संविधान का अपमान करने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो संविधान को नहीं मानेंगे उनको देश में रहने देना है या नहीं रहने देना है, इस पर फैसला करना होगा। जो संविधान द्रोही होता है वो देशद्रोही होता है। तो देशद्रोही को देश में रहने देना चाहिए कि नहीं रहने देना चाहिए, इसके बारे में फैसला करना होगा। ये फैसला करेंगे और इसके लिए सारे देश के लोगों को, तमाम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर जगाएंगे और संगठित रूप से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने ये कोशिश किया था कि हमारा कार्यक्रम नहीं होने देना है, हो गया।
हो गया, कार्यक्रम हो गया। तुम हमारी आवाज लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे, ज्यादा पहुंच गई। तुम हमारी आवाज रोकना चाहते थे, हमने जिद पकड़ लिया। मोहम्मद मेहराम का तो ये सिंपल सिद्धांत है, कौन सा? ये कोई भी काम करो उसके लिए जिद करो। मैं जिंदगी भर साला जिद ही कर रहा हूं। किस चीज का? कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। जिद करना होगा, जिद करो। हर आदमी को जिद करना चाहिए इस काम के लिए, अच्छे काम के लिए जिद करना चाहिए। तो ये काम के लिए हम लोग जिद कर रहे हैं। आने वाले समय में ये काम जिद से करेंगे। उन्होंने रोकने की कोशिश की, हमने जिद से किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए परमिशन नहीं दिया। मैं फ्लाइट का टिकट बुक किया, अहमदाबाद में गया। अहमदाबाद में जाकर पुलिस चौकी में खुद जाकर अरेस्ट करवाया, खुद जाकर। लोगों को डर लगता है नरेंद्र मोदी खा जाएगा, खुद जाके अरेस्ट करवाया। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर बैठा, पवार जी कहने लगा, आज तो आप हीरो हो गए। कैसे? आज सारे देश के पुलिस चौकी से टेलीफोन आ रहे हैं। मैंने कहा कौन टेलीफोन कर रहा है? कि नहीं, आपके लोग नहीं कर रहे, पुलिस चौकी का इंचार्ज हमको कर रहा कि अरे क्या कर रहे हो आप लोग गुजरात में? तो इधर हमको परेशानी उठानी पड़ रही है। तुम गुजरात में क्या कर रहे हो? इधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, वहां से इंस्पेक्टर के टेलीफोन हमको आ रहे हैं। क्या कर रहे हो? पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हमको पूछ रहे हैं। तो आज तो तुम हीरो हो गए हो। तो मैंने कहा, गांधी जी भी जेल में जाते जाते हीरो हो गए थे। वो कौन से हीरो थे? अगर गांधी जी जेल में जाते से हीरो हो गए थे, मैं हीरो हो गया, तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? अब उसको ये समझ में आया कि ऐसा करने से इनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ती है। हाँ, ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हमारा कोई विरोध करेगा, फायदा ही फायदा हमारा। अब आरएसएस के लोगों ने हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे सहमत नहीं है, टेलीफोन कर रहे हैं, आपके साथ है, रियल बता रहा हूं। जो हमसे सहमत नहीं है वो टेलीफोन करके आपके साथ है, आपकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं, मगर इस मुद्दे पर आपके साथ में है। हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। जो थोड़ी बहुत दूरी बनाने वाले लोग थे वो भी हमारे नजदीक आकर के खड़े हो रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो नागपुर के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोग जाने से इसकी प्रतिक्रिया देश और दुनिया में क्या होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो आग लगा की चीजें देखता हूं। मेरे पास दूरदृष्टि है, मैं कोई संजय नहीं हूं, मगर दूरदृष्टि मेरे पास में है। भारत के इतिहास में और आरएसएस के इतिहास में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कोई मोर्चा लेकर गया, ऐसी कल्पना भी किसी के दिमाग में नहीं आई। ऐसी कल्पना भी नहीं आई, क्योंकि ऐसी कल्पना लोग करते नहीं है, हिम्मत नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों, आप लोगों को बता दो, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर, मैं भी नागपुर का ही हूँ, वो मुझे जानते, मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे जाति समाज के लोग कम से कम 10 लाख लोगों से उनका हेडक्वार्टर घिरा हुआ है। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग बता रहा, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है ना, उसके सराउंडिंग में मेरे जाति के 10 लाख लोग रहते। तो जब सारे देश भर में चर्चा होगी तो वो 10 लाख लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। तो ये काम हम करेंगे और संकल्प के साथ करेंगे, हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लगभग 2:30 बजे का समय हो गया है, खाने की भी व्यवस्था होगी। अभी तक दिमाग की खुराक आपकी
हमने व्यवस्था की, अभी पेट के खुराक की भी व्यवस्था है, क्योंकि इंसानों को दोनों खुराकों की जरूरत है, दिमाग की भी और पेट की भी। धन्यवाद।